Hello बच्चों, I'm Sanjay Bhatnagar this side and welcome to my channel Economics with संजय भटनागर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सारे के सारे मैं एक बार दोबारा से एडवाइस करना चाहूँगा कि आप मेरी सारी वीडियोस को ध्यान से देखें। अगर आप रियली 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। मैं आज की अपने टॉपिक में मैं आज का टॉपिक जो है मेरा वो है सेविंग फंक्शन बेसिकली एग्री की डिमांड चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। इसको हम सेविंग फंक्शन करके बुलाते हैं। आपको मैं पिछली क्लासेस में कहीं डिस्कस कर चुका हूँ कि हम जो भी कमाते हैं उसको हम लिखते हैं वाई से। इनकम इज़ फॉर रिप्रेजेंटेड बाय वाई। तो हम जो भी कमाते हैं इज़ ऑलवेज इक्वल टू द समेशन ऑफ कंजम्पशन प्लस सेविंग। भाई किसी ने 100 रुपये कमाए, 60 रुपये कंजम्पशन पे खर्च कर दिए, 40 रुपये सेव कर दिए, तो कंजम्पशन प्लस सेविंग विल गिव अस इनकम। अगर हम इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब हमने एस यहाँ छोड़ दिया, सी को यहाँ लेके, तो एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी आ गया। अगर आपने कंजम्पशन फंक्शन का वीडियो देखा हो तो आपको मालूम होगा कि कंजम्पशन को हम सी बार प्लस बी वाई भी लिखते हैं। सी बार हमारा होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी स्टैंड करता है एमपीसी के लिए, एंड वाई स्टैंड करता है इनकम के लिए। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पार्ट होता है इसको हम, अगर आपको याद हो, इसको हम इंड्यूस कंजम्पशन भी बोलते हैं। इंड्यूस कंजम्पशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंजम्पशन का एक पार्ट इनकम के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी वेरी करेगा। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये वेरी नहीं करता, ये कांस्टेंट रहता है, चाहे इनकम हो चाहे इनकम नहीं हो। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन हमारे पास पूरा सी आता है। तो हम क्या करेंगे, इस सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल देंगे ब्रैकेट यूज करते हुए। तो अब हमारे पास आ गया एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार प्लस बी वाई। मतलब हमने सी की जगह पे ये पूरा वैल्यू डाल दिया, सी बार प्लस बी वाई। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास आएगा वाई माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो सी बार माइनस में आ जाएगा एंड ये बी वाई माइनस में आ जाएगा। अब हम जब इस सी बार माइनस सी बार को हम वाई के साथ चेंज करेंगे तो हमारा माइनस सी बार आ गया इधर, ये प्लस का वाई ये चला गया इधर। तो अब हम इक्वेशन को रीराइट कैसे कर सकते हैं, माइनस सी बार प्लस वाई माइनस बी वाई। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पे y कॉमन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वाई ब्रैकेट 1 माइनस पी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास यही आएगा। ये जो माइनस सी बार है ये हमारा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से। मतलब सपोज हमारी इनकम 0 है, हमारा कंजम्पशन 200 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो डिस सेविंग है, क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है तो डिस सेविंग हमारी हो जाएगी 200, विच वी रिप्रेजेंट इन सम सेविंग फंक्शन एज माइनस सी बार। ओके बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन सेविंग फंक्शन। अभी हमने पढ़ा कि सेविंग फंक्शन को हम माइनस सी बार प्लस वाई ब्रैकेट 1 माइनस बी करके लिखते हैं। सपोज हमारे को वैल्यू दी है माइनस सी बार, हमारे को दिया है 40, बी हमारे को दिया है 0.80। ध्यान रखिएगा कि बी जो है वो एनपीसी होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 1 माइनस एनपीसी करेंगे तो एमपीएस आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस बी, ये हमारी एमपीएस है। वाई हमारे को दिया 100। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में डालते हैं हमारे पास आ जाएगा -40 प्लस वाई हमारा 100 है, हमने 100 ले लिया, 1 माइनस बी 1 माइनस 0.80 0.20 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे -40 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 20, तो आपका आंसर है -20। इसका मतलब हमारी जो सेविंग है वो हमारी -20 है। अगर आपको समझ में आता है तो अब आप इसी की बेसिस पर दूसरा न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हमारे को यहाँ पे निकालना था सेविंग, अब हमारे को सेविंग दिया हुआ, अब हमारे को बोला गया इनकम निकालने के लिए। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आपको सिर्फ इस वैल्यू को छोड़ के आपको बाकी सारी वैल्यूज दी हुई हैं। जब आप इसको फॉर्मूला में पुट अप करेंगे, जैसे माइनस सी बार हमारे पास है 20, हमने 20 डाल दिया, प्लस वाई हमारे पास है नहीं, बी हमारे पास है 0.80, सो 1 माइनस 0.80 0.20 आ जाएगा। ये हमारा माइनस का है क्योंकि ये जो माइनस सी बार है ये हमारा माइनस है, तो ये इधर चला गया तो इधर प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 0.20 इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू, जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे आपके पास इनकम आ जाएगा 300। ओके बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अगर
आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमिक्स में, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, शेयर बॉन्ड्स डिबेंचर्स खरीदना, इसको हम इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं करते। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट हम कैसे बोलते हैं, व्हेन वी बाय कैपिटल गुड्स, जो कि हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज creation of capital goods like building plants, machinery etc which increases your productive capacity। इन सारी इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेस्टमेंट काउंट करते हैं। इकोनॉमी में अगर हम इन्वेस्टमेंट को बांटें तो हम उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ओके बच्चों, जैसे मैंने आपको भी बताया कि इन्वेस्टमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को अगर हम डिफाइन करते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, नॉट ऑलवेज, जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब हमेशा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर ही करता है, कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट ओन करती है पर वो भी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट करती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर with the aim of earning profits। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम इलास्टिक होता है। इनकम इलास्टिक का मतलब है कि अगर इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, अगर इनकम कम होती है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे है इनकम, वाई एक्सिस पे है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जब हमारी इनकम OY1 थी तो हमारा इन्वेस्टमेंट था OI1। इनकम जैसी बढ़ के OY1 से बढ़ के OY2 हो गई, हमारा इन्वेस्टमेंट OI से बढ़ के OI1 हो गया, मतलब इनकम बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी। ओके बच्चों, अगला टॉपिक हमारा है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच इज जनरली डन बाय द गवर्नमेंट, इज जनरली डन बाय द गवर्नमेंट, नॉट ऑलवेज, विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर। मतलब गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है इन्वेस्टमेंट पे, उसका मेन एम होता है सोशल वेलफेयर बढ़ाना, उसका मेन एम प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। और जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। इनकम के बढ़ने या कम होने से ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट रहती है। जैसे आपको वर्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन में हमने पढ़ा था कि इनकम के बढ़ने कम होने से कंजम्पशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिक्स रहती है। सेम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इनकम कितनी भी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हमारा सेम है। सो इसका जो कर्व है, इट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच शोज दैट इट रिमेन फिक्स्ड। ओके बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा डिफरेंशिएट इन बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेट। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपको जितने भी डिफरेंसेस पूछे जाते हैं आपको हमेशा टैबुलर फॉर्म में बनाने, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो BSc हो। ध्यान रखिएगा, इसमें आपने पहले आपको बेसिस याद करने, बेसिस के बेसिस पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। मतलब सबसे पहला बेसिस आता है मोटिव। मोटिव मतलब किस पर्पज से किया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर प्रॉफिट मोटिव। ज़्यादातर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करता है, मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो जनरली गवर्नमेंट करती है, तो उसका मेन एम होता है सोशल वेलफेयर, जनरली, नॉट हमेशा पर ज़्यादातर गवर्नमेंट करती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इनकम इलास्टिसिटी सेकेंड पॉइंट है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इनकम इलास्टिक है, मतलब इनकम के बढ़ने से इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। लेकिन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इट इज़ इनकम इन इलास्टिक, इनकम बढ़े या कम हो इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट रहेगी। थर्ड पॉइंट, शेप ऑफ कर्व। मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनकम जो ऑटोनॉमस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व है वो इनकम इलास्टिक है, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। लेकिन जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है दैट इज इनकम इन इलास्टिक, उसका जो कर्व का शेप है वो चाहे इनकम कितनी भी बढ़ जाए, कर्व का इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट विल बी, द शेप ऑफ द कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगला है सेक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि जनरली जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो करता है प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ पे कम इन्वॉल्व है। जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो जनरली करती है गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर कम इन्वॉल्व है। ओके बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे चैप्टर में आती है। देखिए, एक्स-एंटे सेविंग्स, एक्स एंटे, ANTE। इस एक्स-एंटे वर्ड का मतलब होता है प्लान्ड, इसका मतलब होता है प्लान्ड। अगर आपको याद हो कि हमारे यहाँ पे जो सेविंग्स है वो हमेशा हाउस होल्ड करता है, इसका मतलब क्या हो गया,
ex-ante savings are the savings which the households have planned to save at different levels of income in economy and accounting year. हाउसहोल्ड जितना भी पैसा अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे प्लान करते हैं कि वो सेव करेंगे एक साल में एक इकोनॉमी के अंदर, उसको हम ex-ante सेविंग्स बोलते हैं। जिस तरीके से ex-ante सेविंग्स हाउसहोल्ड करता है, उसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है वो करती है फर्म्स। So ex-ante investment हो गया are the investment which firms have planned to invest at different level of income in an accounting year। एक साल में फर्म्स ने जितना भी पैसा प्लान करा है इन्वेस्ट करने के लिए at different level of income, उसको हम ex-ante इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। थर्ड टर्म है ex post सेविंग्स। इस पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, मतलब जो भी सेविंग एक्चुअली हुई। मतलब सपोज हाउस होल्ड ने प्लान किया था 1 लाख रुपए सेव करने के लिए, तो वो ex-ante सेविंग्स हो गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपये सेव करा, तो हम बोलेंगे एक्स पोस्ट सेविंग्स, जो उन्होंने एक्चुअली करी। सिमिलरली एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट होता है जो कि फर्म्स ने एक्चुअल में करी। सपोज फर्म्स ने प्लान किया था कि वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने उसको बोलेंगे ex-ante इन्वेस्टमेंट, लेकिन उन्होंने सिर्फ 70,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करा, तो वो हो जाएगा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ओके बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट टर्म है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट refers to a situation in which all those people who are willing and able to work at the prevailing wage rate get work without any undue difficulty। अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सारे के सारे लोग जो काम करने के लिए तैयार है एंड दे आर कैपेबल, वो काम करने के लिए सक्षम है, उनको काम मिल जाता है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे बिना किसी प्रॉब्लम के, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इकनॉमी में कभी भी 100% एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है। हमेशा कोई भी इकनॉमी में 5 to 6% अनएम्प्लॉयमेंट जरूर रहेगा, क्योंकि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इकनॉमी में 95% से 96% भी एम्प्लॉयमेंट होता है तो उसको भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इकनॉमी में हम बोलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब 95 to 96% अगर एम्प्लॉयमेंट है तो इकनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट मानी जाएगी। लेकिन जो 4 से 5% का अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, उसके जो मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मेन रीज़न है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर इकनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, मतलब सपोज अभी इकनॉमी हमारी प्राइमरी सेक्टर बेस्ड है, एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़, लेकिन जब इकनॉमी ग्रो करेगी तो जो लेबर अभी तक इकनॉमी में प्राइमरी सेक्टर के लिए फिट था वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के लिए फिट नहीं होगा, तो उसको टाइमिंग के लिए ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, जब तक के लिए वो लेबर अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। तो ये एक तरह का एक एग्जांपल है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का। जो दूसरा रीज़न है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर सपोज किसी फैक्ट्री में मशीन का ब्रेक डाउन हो गया, या कहीं पे लाइट या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या फिर सपोज हमारे इस एरिया में लेबर की डिमांड है और इस एरिया में लेबर की सप्लाई है, तो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होने की वजह से भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। थर्ड जो फैक्टर है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आप इसकी टर्म से समझ सकते हैं कि अगर इकनॉमी में सीजनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि अगर मैं वुलन गारमेंट्स की बात करता हूँ, तो जो लोग वुलन गारमेंट फैक्ट्रीज में इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिकली उनका जो मेन एम्प्लॉयमेंट का सीज़न होता है वो होता है सर्दियों का टाइम। गर्मियों के टाइम में क्योंकि वुलन गारमेंट्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उस टाइम पे वो लेबर अनएम्प्लॉयड माना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके बच्चों, अगली इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी लेबर फोर्स। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है 100 और वर्किंग पॉपुलेशन है 70, मतलब वो लोग जो काम करने लायक हैं वो है 70। सो अगर हम लेबर फोर्स को डिफाइन करते हैं तो लेबर फोर्स रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ फिजिकली एंड मेंटली एबल एंड एट द सेम टाइम विलिंग टू वर्क। वो लोग पॉपुलेशन का वो पार्ट जो फिजिकली फिट है, काम करने के लिए फिजिकली फिट है एंड मेंटली फिट है, और एट द सेम टाइम देर विलिंग टू वर्क, काम करने के लिए तैयार है। इसमें हम कौन कौन से लोगों को एक्सक्लूड करते हैं? हम इंक्लूड नहीं करते चिल्ड्रन, जनरली लेस देन 14 ईयर्स एंड ओल्ड एज पीपल। अबव 65 ईयर्स के एज के लोगों को हम लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं करते। ओके बच्चों, अगली इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट।
in an involuntary unemployment refers to an unemployment in which all those people who are willing and able to work do not get work at the existing wage rate. ध्यान से देखिएगा कि एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जहाँ पे वो सारे के सारे लोग जो काम करने के लिए तैयार हैं और काम करने के लिए कैपेबल भी, लेकिन उसके बाद भी उनको काम नहीं मिलता एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, मतलब काम करने के लिए तैयार हैं, कैपेबल हैं, पर काम फिर भी नहीं मिल रहा, तो उसको बोलेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक होते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, रेफर्स टू अ सिचुएशन when the person is not willing to work at the existing wage rate, मतलब मार्केट में काम अवेलेबल है लेकिन लोग काम करना नहीं चाहते, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है।